नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने बेकिंग पाउडर के बारे में पढ़ा, इनके उपयोग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे धोने के सोडे के बारे में, जिसको धावन सोडा भी कहा जाता है। देखिए, जो धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। यहाँ जो जल के अणु होते हैं इसके साथ में 10 जल के अणु जुड़े हुए होते हैं, तब इसे धोने का सोडा कहा जाता है। लेकिन यदि हम सिर्फ Na2CO3 लिखें तो इसे सोडा एस कहा जाता है, जो कि धोने का सोडा नहीं होगा। फिर तो कैसे इसको बनाया जाता है, क्या इसकी निर्माण की विधि है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये एक क्षारीय लवण है। सबसे पहले हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना पड़ेगा, और सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, खाने के सोडे को गर्म करते हैं। जब खाने के सोडे को गर्म करते हैं तो ये बना सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ जल बना और CO2 गैस बनी। अब यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी जल के साथ में हम क्या करा देते हैं, क्रिस्टलीकरण करा देते हैं। क्रिस्टलीकरण की जो विधि है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस विधि में क्या होता है कि एक पात्र के अंदर हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे और उसको गर्म करेंगे और उसमें मिलाते जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाते जाएंगे। और जब ये प्रक्रिया 10-15 मिनट और ये जब तक इनका उबाल नहीं आ जाए तब तक की जाती है। उसके बाद में इस पात्र को रखा जाता है बर्फ़ के अंदर। ठीक है, इस जो भी आपका ये पात्र है इसको बर्फ़ के अंदर रखेंगे, तो बर्फ़ के अंदर रखने से विलयन ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के कारण इसके पेंदे में ऐसी नुकीले क्रिस्टल बन जाएंगे, कांच के टुकड़े जैसे, जिन्हें कहा जाता है क्रिस्टल। ठीक है, और ये क्रिस्टल बनाने की विधि कहलाती है क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं, धोने के सोडे का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि धोने के सोडे का निर्माण इस प्रकार होता है। ये रहा Na2CO3, इसकी 10 जल के अणु से अभिक्रिया करवा दी, तो यहाँ पर Na2CO3.10H2O यही धोने के सोडे का सूत्र है। अब इसके उपयोग क्या है, देखिए इसका उपयोग, पहला उपयोग लिखा हुआ है, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो जल के अंदर कठोरता हो जाती है उसको दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कहा जाता है POP। ठीक है, इसका दूसरा नाम POP है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कह दीजिए या अर्ध हाइड्रेट कह दीजिए। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो है वो इसका क्या है, रासायनिक नाम है। इसको कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बना देता है। ये सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस हो जाता है। तो क्या करना है, यहाँ पर एक अभिक्रिया कम है, तो इस अभिक्रिया को कैसे बनाएंगे, देखिए ये हरा जिप्सम CaSO4.2H2O। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो जिप्सम को गर्म करने पर इसमें से डेड जो जल के अणु हैं 3/4 वो बाहर हो जाते हैं, और CaSO4.12H2O ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1/2H2O। यहाँ पर ये डेड जो जल के अणु हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो गया अपने पास में एक POP बनाने की सामान्य रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये समीकरण आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद में आपको ये समीकरण लिखनी है। ये समीकरण क्या बताती है, ये समीकरण ये बताती है कि जब हम टूटी हुई हड्डियों में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो क्या होता है कि जो POP होता है उसको जल में मिलाएंगे, तो 10-15 मिनट बाद वो वापस किस में बदल जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा और जमकर कठोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जिप्सम बनाने की, वापस प्लास्टर बनाने की एक रासायनिक समीकरण है। लेकिन POP बनाने की अभिक्रिया मैंने लिख दी, लिख लेंगे आप। फिर पढ़ते हैं इनके उपयोग के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को सीधा रखने के लिए उसके ऊपर, आपको पता हो तो, वाइट कलर का लेप चढ़ा देता है, और वो वाइट कलर का जो लेप होता है वाइट, उसको कहा जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हुई हड्डी पर प्लास्टर किया जाता है ताकि वो हड्डी वहाँ से हिले नहीं, और जब नहीं हिलेगी तो अपने वापस व्यवस्थित स्थान पर आ जाएंगी।
इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावटी सामान बनाने के लिए भी किया जाता है और इनका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, क्रिस्टलन जल। तो क्रिस्टलन जल क्या होता है, देखिए, लवण के सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या। देखिए ये लाइन पकड़ लीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा। क्या कहेंगे कि लवण के सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, तो उदाहरण क्या देखिए, इसका उदाहरण है CuSO4 0.5H2O। ठीक है, तो यहाँ जल के अणु कितने हैं, 5। ये एक लवण है और इस लवण में जल के अणु निश्चित जुड़े हुए हैं, वो है 5। और यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट है, तो 5 जल के अणु जुड़े हुए हैं। तो ये क्रिस्टलन जल का एक उदाहरण है। ये रहा अपने पास में सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा, इसमें 10 जल के अणु हैं। और ये है कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, इसमें 2 जल के अणु हैं। तो ये क्रिस्टलन जल के कुछ उदाहरण हो गए। और यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है, अध्याय नंबर 2। अब अध्याय नंबर 2 से कुछ पाठ्य पुस्तक के अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं बार बार बीच में, उन प्रश्नों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। उनमें से कौन से प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो भी बताऊंगा। और उसके बाद में अभ्यास प्रश्न है वो हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के बारे में। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है अपनी बुक का, वो है कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। पीतल व तांबे के बर्तन, यहाँ से पता चलता है कि धातु की बात कर रहा है। धातु के बर्तन में खट्टे पदार्थ यानी अम्ल की बात कर रहा है, क्यों नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा क्या कारण है इसका, तो देखिए, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये अम्ल होते हैं। ठीक है, अम्ल होता है जो पीतल और तांबे के बर्तन से अभिक्रिया करके हानिकारक विषैला यौगिक बनाते हैं, जिसके कारणवश खाने लायक ये नहीं रहता। ऐसा क्यों, हमने किस आधार पर कहा कि ये विषैला यौगिक बनाता है या हानिकारक यौगिक बनाता है। क्योंकि हम जानते हैं धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, जहरीली गैस होती है, विषैली होती है, हानिकारक होती है। ठीक है, अधिक मात्रा में ये जब हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में उस पदार्थ में बनती है तो वो पदार्थ सामान्य गुण नहीं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न है, तो पहला प्रश्न आपको करना है, मैं निशान लगा देता हूँ। आपको ये पहला प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो ये कैसे बताएंगे, देखिए, तो इसका आंसर जो होगा वो इस प्रकार है। देखिए रही, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। पहले पूछा कौन सी गैस निकलती है, तो हम सब जानते हैं कि धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये रहा इसका उदाहरण, ये HCl अम्ल है। HCl अम्ल की हमने जिंक से अभिक्रिया करवा दी, तो ये देखिए ZnCl2 का लवण बन गया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन गई। लेकिन यहाँ थोड़ा हम चेंज करेंगे, क्योंकि प्रश्न में पूछा हुआ है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझिए इस गैस की उपस्थिति जांच कैसे। हाँ, ये तो हो गया, कोई बात नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब प्रश्न ये है कि इस गैस की जांच कैसे करेंगे। इस गैस की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह के पास ले जाने पर फट, देखिए फट अर्थात पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे पॉप टेस्ट भी कहा जाता है और इससे पता चलता है कि ये जो बनने वाली गैस है वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो आपको ये सेकंड प्रश्न भी करना है। थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है, कोई धातु का यौगिक है ए है, वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करता है और बुदबुदाहट उत्पन्न करता है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब ये कह रहा है एक उत्पाद जो बन रहा है वो कैल्शियम
क्लोराइड है तो आप इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो बात करते हैं इसके आंसर की। देखिए, धातु का यौगिक जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करता है जब HCl से, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड बनता है और CO2 गैस बनती है, और CO2 गैस के कारण ही जलती हुई तीली या मोमबत्ती ले जाने पर बुझ जाती है। और किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। धातु का यौगिक क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, जिसका सूत्र है CaCO3। तो ये प्रश्न भी आपको करना है अपनी नोटबुक में। अगला प्रश्न पूछा है, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते? अब ऐसा क्यों है? इनको जब जलीय विलयन में डाला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये अम्लीय है। ठीक है, और चाहो तो लिटमस परीक्षण करके भी देखेंगे तो भी ये अम्लीय निकलेंगे। लेकिन एल्कोहल और ग्लूकोज के साथ में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या कारण है इसका? देखिए, इसका कारण ये है कि HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में विलयनों में H+ आयन नहीं बनता। बस यही कारण है कि इसको एल्कोहल और ग्लूकोज में डाल दिया जाए तो यहाँ H+ आयन नहीं बनेगा, जिसके कारण ये अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा बुक के कोर्स से हटकर प्रश्न है ये, तो आप ये प्रश्न कर लीजिएगा। अगला है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन, उसके अंदर विद्युत धारा क्यों बहती है? तो इसका कारण क्या है? देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्लीय जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यदि हम आशुद्ध जल लें एक पात्र में, उसके अंदर करंट चलाएं, विद्युत धारा बहें तो नहीं बहेगी। लेकिन यदि उसके अंदर थोड़ा अम्ल डाल दो, फिर विद्युत धारा प्रवाहित करो तो धारा बहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर H+ आयन बन चुके हैं, और H+ आयन के कारण धारा बहना प्रारंभ हो जाती है। तो ये प्रश्न आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। शुष्क हाइड्रोक्लोरीन गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो होती है HCl गैस, वो लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? इसका कारण क्या? देखिए, यहाँ शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का मतलब होता है, इसको आप एक तरीके से शुष्क का मतलब है ठोस कह सकते हो। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है। सिर्फ जल की उपस्थिति में ही HCl से H+ आयन उत्पन्न होता है। क्योंकि ये ठोस होती है तो इसमें से H+ आयन नहीं निकलेगा, और जब तक H+ आयन नहीं निकलेगा लिटमस पत्र उसको नहीं पहचान पाता है। लिटमस पत्र उसको तभी पहचानेगा यदि उसमें H+ आयन है, और कठोर होने के कारण ये H+ आयन लिटमस पत्र से अभिक्रिया नहीं कर पाता, जिससे हम ये नहीं बता सकते कि ये अम्ल है या क्षार है, और लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये अच्छा प्रश्न है, कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? ये चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि हमें अम्ल में जल कभी नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, क्या करना है? जल में अम्ल डाल सकते हैं। ठीक है, उसका कारण मैंने बता दिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है ना। ये प्रश्न नहीं करो तो भी चलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H+3 आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? हम अम्ल विलयन को तनुकृत करते हैं, मतलब उसमें जल मिला देते हैं, तो हमें पता है H3 आयन बनेगा, H3O+ आयन बनेगा। तो ये कह रहा है इसकी सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो कैसे होती है? देखिए, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में H3O+ या OH- प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। देखो, यहाँ H3O+ जो आयन बनता है या
हाइड्रोक्सिल आयन भी होता है उसको कहते हैं, वो प्रति इकाई आयतन में इनमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें क्या डाल दिया है, जल डाल दिया, इसको तनुकृत कर दिया है। तनु करने के कारण हाइड्रोनियम आयनों की संख्या में कमी आ जाएगी, या फिर हाइड्रोक्सिल समूह OH माइनस आयनों की संख्या में भी कमी आ जाएगी। तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं, और आई थिंक नहीं भी करोगे चलेगा, कोई खास नहीं है। चलो मत कीजिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में। चलिए अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। यहाँ प्रश्न क्या कह रहे हैं उसको समझिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता कैसे प्रभावित है। अब क्षार में ही क्षार मिला रहे हैं, तो ये पूछ रहा है OH आयनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। क्षार में क्षार मिलाओगे तो OH आयनों की संख्या और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये इसका रीजन है, ठीक है। तो आगे के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आप ये जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं उसमें जिसको मैंने बताया है नोटबुक में करना है वो आप नोटबुक में कीजिए, अच्छे से व्यवस्थित काम कीजिए। तब तक मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।